Hello to everyone. I am Preeti, transplant coordinator at Paras Health Panchkula, and today we have with us Dr. Romita Trehan. She is senior consultant in radiation oncology at Paras Health Panchkula. Ma'am has very vast experience of 15 plus in this particular field, and previously she was working at Indus Hospital Mohali. Welcome on board, ma'am. Thank you, Preeti, for inviting me to have a talk on radiation oncology. एक्चुअली क्या है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। तो आज इस टॉक के माध्यम से मैं लोगों तक ये नॉलेज फैला सकती हूँ कि रेडिएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो कैंसर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। There are 4,000 new cases estimated daily in India. There are various methods used to treat cancer like surgery, chemotherapy and radiation therapy. आज हम मैम से रेडिएशन थेरेपी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैम आप हमें बताइए कि रेडिएशन थेरेपी क्या है और ये कैंसर जैसी बीमारी को ट्रीट करने में, उसको क्योर करने में कैसे हेल्प करती है। रेडिएशन थेरेपी जो है वो एक कैंसर ट्रीटमेंट का पार्ट है, इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी एंड ऑन्कोसर्जरी। जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो 3 पार्ट्स में होता है। उसमें सर्जरी की जाती है जो कि ऑन्कोसर्जन्स के थ्रू की जाती है, और उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है जो कि ड्रग्स होते हैं जो हम आईवी लाइन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करते हैं, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का काम है। एंड रेडिएशन थेरेपी जो है वो एक एक्सरे की किरणों के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करने में यूज की जाती है, जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का काम है, एंड वो पारस में हम लोग करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि रेडिएशन थेरेपी होती क्या है। रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, वो एक एक्सरेज आती हैं जो कि बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, और जहाँ पे ट्यूमर है उसी जगह पे टारगेट करके वो वहाँ पे ट्यूमर के सेल्स को, कैंसर के सेल्स को खत्म करती हैं। उसके 2 मैकेनिज्म होते हैं, या तो वो डायरेक्टली जो है कैंसर सेल्स के डीएनए पे एक्ट करती हैं एंड उसके डीएनए को तोड़ देती हैं ताकि वो आगे ग्रो ना कर पाए। एंड सेकंड तरीका ये होता है, जो एक्सरेज होती है वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स जो है कैंसर सेल्स को डैमेज करके उनको खत्म करते हैं। तो इस तरह से रेडिएशन थेरेपी जो है, रेडिएशन ट्रीटमेंट जो है, कैंसर सेल्स को खत्म करने में मदद करती है। ओके मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आप हमें बताएंगे जैसे कैंसर की अलग अलग टाइप्स रहती हैं, तो रेडिएशन थेरेपी कैंसर की कौन सी टाइप को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक बहुत ही वाइटल पार्ट है कैंसर ट्रीटमेंट में, और वो ऑलमोस्ट सभी कैंसर्स में यूज होता है एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे कि हमारे कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि हम टोटली रेडिएशन से खत्म कर सकते हैं, रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी से खत्म कर सकते हैं, जिनमें हम क्यूरेटिव इंटेंट से कर सकते हैं। सेकंड आते हैं, कई जगह पे हमें सर्जरी करवा के, कीमो करवा के रेडिएशन ऐड करनी पड़ती है, जो कि वहाँ पे ट्यूमर सेल्स, जो माइक्रोमेटास्टेसिस, जो आंखों को दिखते नहीं है सेल्स, उनको खत्म करने में हेल्प करता है। और तीसरा होता है कि एडवांस स्टेज अगर किसी की कैंसर की है, तो उसमें अगर इधर उधर ट्यूमर फैल गया है, जैसे कि बोन्स में फैल गया है या ब्रेन में फैल गया है या लंग्स में फैल गया है, तो वहाँ पे हम किसी के मोस्ट पेनफुल एरिया पे या कहीं पे किसी का स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रही है, तो वहां हम रेडिएशन को एज पेन मैनेजमेंट भी यूज करते हैं। ओके मैम, आप हमें बताएंगे कि while targeting on the cancer cell, how the radiation therapy can protect the healthy tissue or healthy cells. देखिए, आजकल जो रेडिएशन थेरेपी है, पहले किसी ज़माने में होता था कि हमारी रेडिएशन थेरेपी की जो मशीन्स होती थी वो ओल्ड ओल्ड टेक्निक्स वाली होती थी। जैसे कि किसी टाइम में पहले था कि हम लोग यूज़ करते थे कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो मशीन थी, वो जब उससे रेडिएशन आती थी तो वो जो है स्किन पे ज़्यादा एक्ट करती थी, तो उसमें रेडिएशन का स्प्रेड ज़्यादा होता था, तो उसमें नॉर्मल टिश्यूज़ को हमें बचाना मुश्किल होता था। अब हम यूज़ करते हैं लिनक। लिनक मतलब होता है लीनियर एक्सीलेटर्स। उसमें जो है डिफरेंट एमईवीज के एक्सरेज यूज होते हैं। इट इज फ्रॉम 6 एमईवी टू 15 एमईवी तक जो है वो एक्सरेज यूज होती हैं ट्यूमर को टारगेट करने के लिए। तो उसमें आगे मैटर करता है कि हम कौन से टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। पहले के टाइम में हम 2D प्लानिंग्स करते थे। 2D मतलब
टू डायमेंशनल, तो उसमें हम एक बॉक्स की तरह फील्ड को ट्रीट करते थे, तो उसमें नॉर्मल टिश्यू को बचाना बहुत मुश्किल होता था। बट अब जो है, अब सारी की सारी कन्फॉर्मल ट्रीटमेंट्स होती हैं। कन्फॉर्मल मीन्स 3D CRT, 3D मतलब 3 डायमेंशनल। तो उसमें क्या होता है कि हम सीटी स्कैन के थ्रू कंटूर करते हैं नॉर्मल ऑर्गन्स को और साथ में ट्यूमर को, तो हम उसमें फिर 3 डायमेंशनली ट्रीटमेंट करते हैं। अब उससे भी बेटर टेक्निक्स आ गए हैं, जैसे कि IMRT, IGRT। उसमें क्या होता है कि हम अब क्या है, अब हम रेडिएशन के एक्सरेज की इंटेंसिटी को भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट करने से ये होता है कि जहाँ पे हमारे कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पे हम रेडिएशन की कम इंटेंसिटी देते हैं, एंड जहाँ पे आपके ट्यूमर को टारगेट करना है, वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी देते हैं। तो दैट इज इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। तो इस तरह से हम बिल्कुल कंफर्म करके ट्यूमर की पर्टिकुलर शेप को देखते हुए, उसकी शेप को लेके हम कैंसर में ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो वो आजकल टारगेटेड थेरेपीज हो रही है। तो इस तरह से हम नॉर्मल हेल्दी टिश्यू को हम रेडिएशन के दौरान बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बहुत से व्यूअर्स के डाउट्स भी बहुत क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि कैंसर रेडिएशन से होता है, तो हम रेडिएशन थेरेपी के थ्रू कैंसर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, रेडिएशन से कैंसर नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि रेडिएशन, आप कहें कि रेडिएशन से कैंसर हो रहा है, ये बहुत से व्यूअर्स का मिथ है। दैट इज टोटली अ मिथ। रेडिएशन जो है, देखो, कुछ हद तक रेडिएशन से म्यूटेशंस हो सकती हैं, बट हम जो रेडिएशन यूज करते हैं, इसमें हम हाई इंटेंसिटी रेडिएशन यूज करते हैं, हाई MEV रेडिएशन यूज करते हैं। उसमें कैंसर के जो सेल्स का जो DNA होता है, उसको हम म्यूटेट नहीं करते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। और जब DNA को म्यूटेशन होती है, तब कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। DNA म्यूटेशन से कैंसर हो सकता है। अब जब आप DNA को ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो उससे कैंसर नहीं होएगा। तो जो आप लो रेज रेडिएशंस होती हैं, दैट मे कॉज बोल रही हूँ मैं, दैट इज नॉट ओनली द थिंग विच कैन कॉज कैंसर, बट दैट मे कॉज कैंसर ड्यू टू म्यूटेशंस इन द DNA, बट इन ट्रीटमेंट वी डिस्ट्रॉय द DNA, राइट। ओके मैम। तो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि एक पेशेंट का रेडिएशन थेरेपी के ड्यूरिंग क्या एक्सपीरियंस रहता है? क्या ये रेडिएशन थेरेपी पेनफुल रहती है? और अगर पेनफुल रहती है तो सभी पेशेंट्स का क्या सेम एक्सपीरियंस रहता है इसमें? देखिए, मैं इस बहुत बड़े मिथ को बस्ट करना चाहूंगी कि आउट ऑफ सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन इज द पेनलेस ट्रीटमेंट। एंड पेशेंट का सबसे ज्यादा कंफर्ट लेवल जो है, वो रेडिएशन के दौरान ही रहता है। एंड आप यू कैन चेक द टेस्टिमोनियल्स ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो। सर्जरी में देखो, हम इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसमें कट लगा के ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाल रहे हैं, दैट इज अ पेनफुल प्रोसीजर, राइट। एंड व्हेन वी गिव कीमोथेरेपी, उसमें भी हमें इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, हमें कैनुला लगाना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो पेनफुल। एंड कीमो के बाद पेशेंट को नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, उनके बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है, उनके सेल्स डाउन जा रहे हैं, तो दैट कॉजेज सम पेन। बट रेडिएशन जो है, दैट इज गिवन ऑन द टारगेटेड साइट ओनली, जहाँ पे ट्यूमर है उसी साइड पे दी जा रही है, बिल्कुल टारगेट पे। हम बाकी की बॉडी को टच भी नहीं करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, रेडिएशन ना दिखती है ना फील होती है, कुछ भी नहीं फील होता है। पेशेंट मशीन पे लेटेगा, उठ के आ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो रेडिएशन इज मोस्टली पेनलेस प्रोसीजर। थैंक्स फॉर क्लियरिंग दिस मिथ मैम। मैम, आप बताएं हमें प्लीज कि जैसे कैंसर के पेशेंट्स में बर्न साइड इफेक्ट रहते हैं, जैसे रेडिएशन थेरेपी के बर्न और हेयर लॉस के, तो मैम क्या ये सभी पेशेंट्स को रहता है या पर्टिकुलरली कुछ पेशेंट्स के लिए ऐसा देखो, रहता ये है? भी बहुत बड़े मिथ्स हैं। रेडिएशन के रिगार्डिंग एक्चुअली मिथ्स ज्यादा हैं। एक्चुअली लोगों को रेडिएशन के बारे में पता ही नहीं है। वो बात कर रहे हैं आज से 30-35 साल पहले वाली रेडिएशन की। मैंने जैसे बताया, पहले मशीनें यूज होती थी कोबाल्ट 60। उसका जो मैक्सिमम डोज आता था, वो स्किन पे आता था। जब आपका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड स्किन पे आ रहा है, तो वो स्किन को बर्न करेगा, राइट। अब जो मशीन्स हैं, वो एक्सरेज हैं। एक्सरेज जो है, उनकी जो डोज का मैक्सिमम है, दैट इज बिलो द स्किन, दैट इज 5 mm बिलो द स्किन। तो उसमें रेडिएशन के स्किन पे बर्न्स नहीं आते हैं। कुछ पेशेंट्स में आ सकते हैं जिनमें हम क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी का कोई कहीं पे स्किन फोल्ड हो रहा है जहाँ पे, या उस जिस एरिया में कहीं पे मॉइस्ट रह रहा है, फोल्ड होने की वजह से वहां पे रिएक्शंस आ सकते हैं। हाँ, माइल्ड
सेंसिटिविटी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, थोड़ा सा रैशेस टाइप हो सकते हैं, बट बर्न हो जाएंगे, दैट डजंट हैपन विद रेडिएशन नाउअडेज. वन थिंग. सेकंड थिंग यू आस्क्ड मी, हेयर लॉस. यस मैम. हेयर लॉस कीमोथेरेपी से होता है, रेडिएशन से नहीं होता है. रेडिएशन से तो तभी आपका हेयर लॉस होगा अगर हम हेयर्स पे रेडिएशन लगा रहे हैं, राइट. दैट ऑल्सो विद अ हायर डोज, नॉट विद द लेस डोज. अगर हम रेडिएशन सिर पे लगा रहे हैं एंड उसमें अगर हम क्यूरेटिव इंटेंट से हाई डोज तक जा रहे हैं, तब उस पर्टिकुलर एरिया में हेयर लॉस होगा. पूरे सिर के बाल तब भी नहीं जाएंगे. जिस पर्टिकुलर एरिया पे रेडिएशन फोकस्ड होगी उस पे हो सकता है. अदरवाइज अगर आपके कहीं पेट पे लग रही है, आपके गले पे लग रही है, ब्रेस्ट पे लग रही है, तो कोई हेयर लॉस नहीं होता है. तो रेडिएशन डज नॉट कॉज हेयर लॉस, कीमोथेरेपी कॉजेज हेयर लॉस. ओके, मैम ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और बहुत से मिथ्स भी व्यूअर्स के खत्म किए होंगे, जो भी मिथ्स होंगे कई लोगों के दिमाग में. तो मैम मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द रेडिएशन थेरेपी क्या पेशेंट को कोई पर्टिकुलर डाइट या न्यूट्रिशन फॉलो करना चाहिए या वो कुछ भी ले सकते हैं? देखो, ड्यूरिंग द रेडिएशन की बात नहीं मैं करूंगी, ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट बात करूंगी. ठीक है. ओके. ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट बहुत सारी प्रिकॉशंस एंड पेशेंट को बहुत कुछ फॉलो करना चाहिए. मेरा मानना है कैंसर इटसेल्फ इज अ इमोशनल ट्रॉमा एंड ट्रीटमेंट इज आल्सो हार्ड. सो पेशेंट शुड हैव पॉजिटिव माइंडसेट, राइट. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग द पेशेंट नीड्स. डाइट एंड न्यूट्रिशन उसके बाद का काम है. Yes. अगर पेशेंट पॉजिटिव होगा, साइकोलॉजिकली पेशेंट हाँ, साइकोलॉजी मैटर्स द मोस्ट. ओके. ठीक है. अगर एक तो पहली बात तो ये है कि जिस दिन पेशेंट को पता चलता है कि मुझे कैंसर होगा, भूख प्यास तो वैसे ही खत्म हो जाएगी. यस मैम. राइट. कैंसर इटसेल्फ इज डेबिलिटेटिंग, वो पेशेंट को डाउन कर देता है. बट जब उसको कैंसर के बारे में पता लगता है तो वो साइकोलॉजिकली ही डाउन हो जाता है. आप खुद सोचे कि अगर किसी को थोड़ा सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, भूख वैसे ही बंद हो जाती है. राइट. तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड आपको एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. उसके बाद रोल आता है डाइट का. ठीक है. डाइट इज द सेकेंड पार्ट. क्योंकि रेडिएशन हम लगा रहे हैं, जो ट्यूमर सेल्स है उनका एपोप्टोसिस हो रहा है. एपोप्टोसिस का मतलब होता है जो ट्यूमर सेल्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको हमारे जो नेचुरल स्कैवेंजर्स होते हैं बॉडी में, वो उसको इनगल्फ कर लेते हैं. तो वो कहीं ना कहीं से तो ड्रेन होंगे. तो उसके लिए आपको यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. वाटर इनटेक शुड बी मोर. वाटर, देखो ऐसे तो पानी मैं भी नहीं पी सकती, मुझे कोई बोले 2 बॉटल्स आप पानी की पी लो, बट दूध, सूप, जूस, लस्सी, लिक्विड इनटेक शुड बी मोर. एंड डाइट पे रफे शुड बी मोर. आपको वेजिटेबल्स खानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं. प्रोटीन का बहुत अच्छा रोल है. प्रोटीन हेल्प्स इन हीलिंग. ठीक है. तो प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए. हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट इज रिक्वायर्ड एंड विद plenty of fluids. That is required in radiation therapy as well in chemotherapy and surgery patients also, right? Okay. थैंक यू मैम. मैम ने बहुत अच्छे से डाइट का भी बता दिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बता दिया कि पेशेंट को पॉजिटिव माइंड से आगे चलना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. मैम थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि बेटर रिजल्ट के लिए, बेटर आउटकम के लिए हम रेडिएशन थेरेपी को कीमोथेरेपी या फिर किसी और थेरेपी के साथ कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, ज्यादातर इसमें कंबाइंड मोडालिटी ट्रीटमेंट ही यूज होती है. अकेले रेडिएशन या अकेले कीमोथेरेपी या अकेले सर्जरी इज नॉट इफेक्टिव. वी हैव टू कंबाइन ऑल द 3 थिंग्स, राइट. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट ट्रीट करते हैं, अगर उसकी अर्ली डिजीज है तो सबसे पहले हम उसमें सर्जरी ही करेंगे. सर्जरी के बाद हम उसको कीमोथेरेपी देंगे या फिर रेडिएशन इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. दैट इज कंबाइंड अप्रोच. अगर कोई हेड एंड नेक का पेशेंट है, गले का किसी को ट्यूमर है, लैरिंग्स का ट्यूमर है, तो ऐसे केस में अगर हम सर्जरी कर देते हैं तो उसकी आवाज हमेशा के लिए चली जाएगी. ठीक है. अगर वो अर्ली स्टेज है तो हम कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन को कंबाइन करके पेशेंट को क्योर कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में, राइट. उसी तरह से अगर किसी को यूरिनरी ब्लैडर का ट्यूमर है, यूरिनरी ब्लैडर अगर किसी को है तो ब्लैडर ही निकाल देंगे, परमानेंट स्टोमा लगाना पड़ जाएगा. तो विद कंकरेंट कीमो रेडिएशन, कीमो प्लस रेडिएशन, हम उसके ब्लैडर को बचा सकते हैं. प्रोस्टेट में वी कैन ट्रीट इट विद रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी. तो मेनी ट्यूमर्स आर देयर जिसमें कंबाइंड अप्रोच चलती है. अर्ली स्टेजेस में कोशिश होती है सर्जरी की. अब सर्वाइकल ट्यूमर जो पेशेंट्स में, फीमेल पेशेंट्स में काफी हद तक पाया जाता है, सर्वाइकल ट्यूमर में सिर्फ स्टेज 1 में ही सर्जरी
का फायदा है। Okay. बाकी जो स्टेज 2 ऑनवर्ड सब में कंकरेंट कीमो रेडिएशन का ही रोल है। तो इट इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। बस right doctor should be there, right Yes. approach should be there, right hospital should be there and right guidance is required, क्योंकि पेशेंट्स को नहीं पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। इफ दे गेट टू द राइट हैंड्स देन दे कैन बी क्योर्ड। ओके ओके मैम। तो मैम इंडिया में रेडिएशन थेरेपी कितनी एक्सेसिबल है और एक पेशेंट कैसे इसकी कॉस्ट के बारे में जान सकता है? मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव रहती है, क्या आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, आज से 10 साल पहले की बात करें तो रेडिएशन मशीन्स बहुत कम अवेलेबल थी एंड ज़्यादातर जो भी थी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में थी। अब 10-12 सालों से ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी मशीन्स आ गई हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली मशीन। इसका एक बंकर तैयार करने में ही 2 से 3 करोड़ रुपया लगता है एंड मशीन इटसेल्फ कॉस्ट अराउंड 20 to 25 करोड़। तो पहले नहीं इतना लोग अफोर्ड कर पाते थे, इसीलिए ट्रीटमेंट्स भी बहुत महंगे थे पहले रेडिएशन के। अब जो है, अब ज़्यादातर जैसे ट्राई सिटी में मैं बताऊं तो 10 से 15 हॉस्पिटल्स में रेडिएशन मशीन्स अवेलेबल हैं। तो एंड ऑल आर हाई एंड मशीन्स एंड विद एडवांस टेक्निक्स। इसका जो ट्रीटमेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड इट्स कॉस्टली, बट रेडिएशन इज वन टाइम प्रोसेस, राइट? अगर आप सर्जरी करवाते हो दैट इज अ वन टाइम प्रोसेस। सर्जरी भी अगर आप कोई रोबोटिक सर्जरी करा रहे हो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा रहे हो, तो आपका 2 से 3 से 4 लाख का खर्चा आता ही आता है, राइट? वो भी सस्ता नहीं है। आप कीमोथेरेपी के लिए जाते हो, एवरी वीकली और 3 वीकली कीमो देनी पड़ती है एंड कीमो ड्रग्स एंड इम्यूनोथेरेपीज कॉस्ट अराउंड लैक्स। इट कॉस्ट अराउंड लैक्स एंड वो बार बार रिकरिंग खर्चा है आपका, क्योंकि उसके कुछ साइकिल्स लगाने पड़ेंगे, दैट इज कॉस्टली। एंड आप कह रहे हो रेडिएशन कॉस्टली है, रेडिएशन सस्ती है। रेडिएशन जो है 2.5 से 3 या 4 लाख के बीच में एक बार पेशेंट को लगनी है रेडिएशन। एक बार मतलब कि उसको, अगर किसी को ट्यूमर है, किसी को कैंसर है, तो हम रेडिएशन बार बार रिपीट नहीं करते हैं, पैकेज ही होते हैं इसके। जैसे मान लो हमने किसी को 30 रेडिएशंस लगानी है तो दैट इज अ होल पैकेज। तो आई एम टेलिंग अबाउट द पैकेज ओनली। 2.5 से 3 लाख के बीच में आपका पूरा रेडिएशन का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आप कंपैरिजन करें इसमें, तो सर्जरी एंड कीमोथेरेपी आर मोर कॉस्टलियर देन रेडिएशन। रेडिएशन सस्ती है, राइट? रेडिएशन सस्ती है। एंड दूसरी बात, अब आजकल तो लोग इंश्योरेंसेस लेते हैं, लोगों के पास ज्यादातर इंश्योरेंसेस है, CGHS है, ECHS है, ESI है, उस सब में तो कैशलेस है सारा कुछ। एंड सेकेंड थिंग, आजकल गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम्स चलाई हैं, आयुष्मान के थ्रू सबका ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है, तो इट इज नॉट कॉस्टली। एंड कैंसर के लिए मेरे को लगता है सबसे सस्ता ट्रीटमेंट ही रेडिएशन है। तो सॉरी टू से, बट रेडिएशन इज द बेस्ट वन। ओके, इस पॉडकास्ट को ज्यादा लंबा ना करते हुए मेरा लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, जो पेशेंट्स डरे होते हैं, घबराए होते हैं रेडिएशन थेरेपी के नाम से, या जिनको कैंसर होता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को एक अच्छा सा मैसेज दें मैम। रेडिएशन की बात करूं या कैंसर की बात करूं? कैंसर की बात करते हैं, है ना, राइट? कैंसर इज इटसेल्फ अ इमोशनल ट्रॉमा, राइट? इट इज अ इमोशनल ट्रॉमा। इसमें सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट की बात नहीं होती है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पेशेंट की फैमिली इन्वॉल्व है, डॉक्टर इन्वॉल्व है, इसमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए होता है ना, साइकोथेरेपी चाहिए होती है, इसमें टोटल होलिस्टिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। ज्यादातर क्या होता है, जो पेशेंट आता है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं बन पाता है। हमें पेशेंट को एज अ ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी से उसको हमें देखना चाहिए। एंड अगर पेशेंट को फेयर है, फेयर नेचुरल है, आप किसी छोटी सी सर्जरी के लिए भी जाओ तो फेयर इज नेचुरल, ठीक है, बट उसको कम कैसे कर सकते हैं? उसको कम कर सकते हैं अवेयरनेस फैला के। अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिफेंड दिस फेयर, राइट? तो फेयर को खत्म करने के लिए अपने डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर्स को चाहिए कि पेशेंट्स को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी फैमिली को इंक्लूड करो बीच में। एंड सेकंड, मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि स्ट्रेस होएगा, फेयर होएगा, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम करिए, ओम का जाप करिए। ओम तो अब एक बिल्कुल मतलब वो चीज तो प्रूव हो चुकी है, दैट इज अ नाद ध्वनि, राइट? तो उससे ही आपकी काफी चीजें ठीक हो जाती है। वो जो एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं बॉडी में, वही आपको क्योर कर देती हैं, राइट? तो इन सब चीजों में हमें कंबाइंड अप्रोच से चलना पड़ेगा। इट शुड बी अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट, नॉट ओनली कि जी कैंसर का ट्रीटमेंट ही करना है, हमें उसको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कम्युनिटी, हमें सबको उन पेशेंट्स को ट्रीट करना है एंड उनको सपोर्ट करना है।
दैट इज माई मैसेज टू द सोसाइटी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जो बहुत सारे मिथ्स हैं उनको ख़त्म करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में कैंसर इज इंक्रीजिंग in a big number. So we all have to come together and treat this problem, and we have to spread awareness so that we can prevent this disease. This is very important thing. थैंक यू प्रीति, आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, क्योंकि ये मैसेज मैं जरूर पब्लिक को देना चाहूंगी कि इट इज क्योरेबल, इट इज क्योरेबल, बस सही डॉक्टर के हाथों में पहुंचो, दैट इज रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम ने बहुत अच्छे से व्यूअर्स को साइकोलॉजिकली भी आई थिंक प्रिपेयर किया होगा, डाइट के बारे में बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया। आई थिंक व्यूअर्स की बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी इससे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।